हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन 2D की श्रेणी में आता है। 2D मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक रिलेटिव वेलोसिटी बचा है और वो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल दोनों होता है, तो दोनों एक स्थान पर ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये खत्म होने के बाद ही वो चालू होगा। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल के लिए सब लोग जानते हैं प्रक्षेप गति हिंदी में कहते हैं इसे। तो जैसे क्रिकेट मैच जो लोग खेलते हैं तो 6 रन के लिए गेंद को हिट कर देते हैं, तो गेंद यूं जाता है, गेंद यूं जाता है, यूं। इसी को कहा जाता है, कोई पार्टिकल, कोई गेंद वगैरह, कोई वस्तु अगर इस प्रकार की पथ पर गति करता है तो उसे परवलयाकार पथ कहा जाता है, हिंदी में पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। तो अब ये किस कोण पर फेंका जाए ये भी आपको ध्यान देना है, किस कोण पर फेंका जाए। तो किस कोण पर फेंका जाए, तो ये थीटा का मान जो बच्चों है वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। शर्त ये है, थीटा का मान 0 अंश से बड़ा और 180 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप फेंक दीजिए 30 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 180 से छोट, मतलब 0 और 120 अंश के 0 अंश थीटा और ये 180 डिग्री, मतलब थीटा का मान जो होता है बच्चों वो 0 अंश से बड़ा और 180 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब आप किसी वस्तु को 0 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटे कोण पर फेंक देते हैं तो वस्तु की इस प्रकार की गति को, जो कि गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है, गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इस प्रकार के पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो बच्चों, इसका डिफिनीशन ऊपर अपनी भाषा में बना के हम लिखे हैं, आप उसे सफाई से देखें और अध्ययन करें, तो इस रिलेशन में और ज्यादा है। एक चीज और बच्चों, जी को यहाँ क्या माना गया है, कांस्टेंट। देखिए बच्चों, स्मॉल जी का मान सब लोग आगे ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है, घटता है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। तो ये प्रक्षेप गति की प्रोजेक्टाइल वाला जो मोशन होता है ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है और जी को यहाँ कांस्टेंट मानकर ही लगाया जाता है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको पढ़ाया गया वो सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, उसकी शर्त है वो। हाँ, अब प्रोजेक्टाइल मोशन पर देखते हैं। If any particle is projected with constant acceleration, इस एक्सेलरेशन का नाम है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण त्वरण, हिंदी में इसका मतलब होता है। If any particle is projected with constant acceleration, यदि कोई वस्तु जो है कांस्टेंट त्वरण से फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड फेंका जाता है, फॉर विच जिसके लिए एंगल बिटवीन 0 to 180, एंगल बिटवीन कहा है 0 to 1 डिग्री 180 के बीच में होना चाहिए, जिसको यहाँ शार्ट में हम लिख लिए आपको समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द पार्टिकल। और पाथ जो है प्रोजेक्टाइल पाथ कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चों डिफिनीशन है, हम समझते हैं, आप समझ लेंगे। जब किसी वस्तु को कांस्टेंट गुरुत्वीय त्वरण में 0 और 180 अंश के बीच के किसी कोण पर फेंक दिया जाता है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है या प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, और इस प्रकार के पथ को प्रक्षेप पाथ कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल पाथ कहा जाता है। तो बच्चों ये डिफिनीशन आप उतार लें, डिफिनीशन बुक में दिया नहीं रहता है या कोई टीचर पढ़ाते भी नहीं है तो वो चीज अधूरा रह जाता है। हाँ, तो आप इसे उतार लें। हाँ बच्चों, अगला हेडिंग देखें डिफिनीशन के बाद, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
तो ये परीक्षा में पूछा जाता है बोर्ड वाले लड़कों के लिए, और कंपटीशन वालों के लिए डेरिवेशन जो है इम्पोर्टेंट है। वो स्टेप बाय स्टेप पर हर पॉइंट पर कॉन्सेप्ट को पकड़े और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करे जो उनका है। तो पाथा प्रोजेक्टाइल, तो सिद्ध कीजिए कि पाथा प्रोजेक्टाइल सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, या टू प्रूव पाथा प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या इंग्लिश में इस टाइप से आएगा वो। तो आपको सिद्ध करना होगा कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, डेरिवेशन करना होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फिगर को हम पहले बना दिए हैं, कुछ बातें लिख दिए हैं, अब इसके आगे लिखना संभव नहीं है क्योंकि अब आपको विधिवत समझाना पड़ेगा। आप इसको भीड़ से बिल्कुल ना परेशान हो, हर बात यहाँ क्लियर करने के लिए मैं ये सब लिखा हूँ, इतना ज्यादा की भी आवश्यकता नहीं। चलो देखते हैं। ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और प्रोजेक्टाइल मोशन 2D कहा जाता है। तो 2D किसे कहते हैं? जिसमें दो अक्षों का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है, वहां 2D मोशन कहा जाता है। तो देखें, तो एक ऑब्जेक्ट है कोई जो यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है बच्चों, और थीटा का मान 0 से बड़ा और 180 से कम होना चाहिए, जो कि लग रहा है भी। चलो ठीक है। अब बच्चों ये गया यहां से यहां तक बी बिंदु से, ओ मूल बिंदु है, 0 0 इसका निर्देशांक है, ये बी है, और ये R0 यहाँ लिखा। उससे भी परेशान ना हो क्योंकि आगे जरूरत है, इसकी यहाँ जरूरत भी नहीं थी। ये R मतलब ये डिस्टेंस रेंज है, ये यहाँ R लिख दिया गया, और इस बिंदु पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो R0 निर्देशांक रख दिया। जिस कोण से ये जला था वही कोण यहाँ बच्चों बनाएगा। देखिए बोर्ड लेवल पर इसका डेरिवेशन आधा चीज है, और कंपटीशन लेवल पर हर बात को कवर करना होता है, तो जाहिर है कि हर जगह बात दिखानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। अब बच्चों हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट लेते हैं, ओ से पी पे पहुंचते हैं। कितने समय के लिए? कितने समय में? टी समय में। यहां हम कह दिए टाइम स्पेंड फॉर ओ टू पी इज इक्वल टू टी। जो ओ से पी तक समय खर्च हुआ है वो समय कितना है? टी मान के चल रहे हैं। अब बच्चों इस वेलोसिटी का हम कंपोनेंट ले लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके साथ क्या होगा? cos थीटा, ux इक्वल टू u cos थीटा। इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए बच्चों, वो uy बराबर u sin थीटा। इतना काम ये किए, और t समय में बिंदु p पर पहुंच गया बच्चों। जब p पर पहुंच गया तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना तय किया। तो हम मान के चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चों उन्होंने कितना तय किया? x, और p पर पहुंचने पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना तय किया? वो मान लेते हैं कितना? y, क्योंकि इसी अननोन जो है वैल्यू में हमें डेरिवेशन करना है। तो ये आपको इतना दिखाना था। अब ये P के बाद यहाँ Q दिखाया गया है, दिख रहा होगा आपको। Q का मतलब यहाँ इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बना दिए हैं। तो Q जो है पीक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है ये। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पॉइंट के एच का मान मैक्सिमम यहाँ लिख दिया गया है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो है एक्स, मतलब कोई गेंद यूं अगर फेंका जा रहा है बच्चों, तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए एक्स बराबर 0 लिखा है। एक्स बराबर 0 ये दर्शाता है बच्चों, एक्स एक्सिस में जब एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो कभी बदलने वाला नहीं, ये दर्शाता है। तो यही नहीं, हर जगह एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 0। एक्सेलरेशन 0 है तो इसीलिए यूएक्स बराबर यू cos थीटा यहाँ लिखा है, यूएक्स बराबर यू cos थीटा यहाँ लिखा है, यूएक्स बराबर यू cos थीटा लिखा है बच्चों। तो ये जो है क्या हो जाएगा? यू, इसीलिए यहाँ पर भी वीएक्स बराबर क्या लिखा है? यू cos थीटा। तो हम देख रहे हैं क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो वेरिएबल नहीं है। आप किसी भी पिंड, यहाँ भी जो v और cos थीटा का जो गुणनफल आएगा वो हर जगह बच्चों क्या रहेगा? u और cos थीटा का जो गुणनफल आएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल में, वो यहाँ से यहाँ तक हमेशा क्या रहेगा? हर बिंदु पे क्या रहेगा? समान रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल से आपको ये निष्कर्ष निकला होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन शून्य होने के कारण जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मान कभी बदलता नहीं है, तो हर जगह u cos थीटा ही रहता है। भले इसकी आवश्यकता अभी यहाँ ना हो, लेकिन सब बात यही हम बता
देना चाहते। अब देखिए वर्टिकल वेलोसिटी का मान हर जगह, जैसे यहाँ तो ये है वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, लेकिन यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो बच्चों जब कोई वस्तु, कोई आदमी शिखर पर पहुंच जाता है तो और ऊपर जाने की कोशिश, अब भारत का प्रधानमंत्री आप बन गए तो अब उससे बड़ा क्या बनेंगे आप, उससे बड़ा बनने का इंतजाम नहीं है। तो उससे और जब आदमी शिखर पर पहुंच गया, अब माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए तो उससे ऊंचाई पे कहाँ जाएंगे, कौन सी चोटी पे। तो जब आप शिखर पे पहुंच गए तो उस बिंदु से ऊपर जाने की कोशिश नहीं रह जाती है। सामान्य भाषा में समझे, ये आपका फिजिक्स तो है ही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सीलरेशन 0 होने की वजह से यहाँ ये वेलोसिटी बदलता नहीं, क्यू का थीटा रहेगा। उच्चतम बिंदु पर बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, केवल उच्चतम बिंदु पर केवल एक ही ऐसा बिंदु है जहां पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। फिर बच्चों यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, ये चीज होगा। तो हम समझा चुके हैं। अब प्रोजेक्टाइल के लिए अब देखें यहाँ पे वेलोसिटी, बच्चों ये डेरिवेशन हम आईजे के टर्म में कर रहे हैं और ये बहुत आधुनिक डेरिवेशन है, कोटा के सिवाय आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, सोशल मीडिया पर भी मिलने वाला नहीं, आपका यूट्यूब पर भी मिलने वाला नहीं है, आप कहीं देख लीजिएगा। तो आईजे के टर्म में ये डेरिवेशन बच्चों हम कर रहे हैं, तो इससे हमारा कोई उद्देश्य है वेक्टर फॉर्म में, बोर्ड के लेवल में बुक में ऐसा नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं, ओ से पी के लिए हम अध्ययन करते हैं। तो ओ से पी के लिए टाइम टी हो गया और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा x एक्सिस पे गया है और u sin थीटा y एक्सिस पे लिखा है। तो x एक्सिस पे अगर बच्चों इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम आपको बताए हैं कि यूनिट वेक्टर लगाना होता है स्केलर के पहले। तो वेक्टर u इक्वल टू u x i कैप प्लस u y j कैप। आई कैप मतलब x एक्सिस के लिए आई कैप, y एक्सिस के लिए j कैप का प्रयोग किया जाता है, यूनिट वेक्टर है ये। अब यू एक्स का मान क्या है, यू कॉस थीटा, यहां रख दिए हैं। यू वाई का मान क्या है, यू साइन थीटा। यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है और यू एक्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हाँ, तो बच्चों आई जे के टर्म में आया। अगर ये वेलोसिटी का फार्मूला आया है तो इसलिए, क्योंकि आगे मुझे पथ ज्ञात करना है तो उसके लिए जो है ये सबका ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए एक्सेलरेशन ए एक्स और ए वाई, ए एक्स अगर होगा तो आई कैप लगेगा एक्स एक्सिस में, ए वाई अगर होगा तो वो जे कैप लगेगा, ये तो हो गया। अब ए नेट एक्सेलरेशन कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, ए एक्स तो बच्चों आपको 0 में बता दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो 0 हो गया, खत्म हो गया, 0 आई कैप हो गया। अब ए वाई ऊर्ध्वाधर जो ग्रेविटेशन कार्य करता है बच्चों, ये हर ऑब्जेक्ट पे क्या कार्य करता है, जी कार्य करता है। हम गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन जी हमेशा कहाँ कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा। इसीलिए ए वाई के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, माइनस ए वाई के स्थान पे आप जी लिख देंगे, लेकिन जे कैप तो ऊपर के लिए क्या लगता है प्लस जे कैप, अगर वो नीचे की ओर डायरेक्शन हो जाए तो क्या लगता है माइनस जे कैप। तो यहाँ माइनस जे कैप आया है बच्चों। तो एक्सेलरेशन जो मिल रहा है इस पथ के लिए वो माइनस जी जे कैप। अब एक चीज और, वेक्टर यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओपी वेक्टर चाहिए हमको, ओपी वेक्टर हो जाएगा बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहां लिखा है वेक्टर यस इक्वल टू क्या है, ओपी वेक्टर हम माने हैं, और ओपी में एक्स एक्सिस पे चला है, एक्स एक्सिस पे एक्स लंबाई चला है, वाई एक्सिस पे वाई लंबाई चला है, तो आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेना चाहेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा क्या, यस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसकी जरूरत है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तब। हाँ तो बच्चों इतना हो गया। अब देखें इसका वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन, तो फॉर ओ टू पी, हाँ तो ठीक है मैं अब लिखता हूं वेक्टर एस इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ये हो जाएगा। ओ से पी के लिए यहाँ पे सब अध्ययन हो रहा है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं हर वैल्यू, जो वेक्टर फॉर्म है उसे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म बदलने का तरीका बताया गया होगा। अब यस बराबर, यस के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये चीज लिखेंगे। यस के स्थान पे लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बच्चों, ये हो गया एक्स के स्थान पे। यू के स्थान पे, यू के स्थान पे आपको ये लाइन लिखना चाहिए। यू के स्थान पे लिखेंगे यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप लिखना चाहिए। इतना ये लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, टी लगा है, प्लस हाफ। हाफ के बाद एक्सीलरेशन वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर का स्थान कितना बच्चों, माइनस जी जे कैप, और उसके बाद क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर रहेगा बच्चों। फिर आप सफाई करिए। सफाई ये करना बच्चों, जैसे आई और जे का टर्म इधर है तो इधर भी आई वाला इकट्ठा कर लीजिए, जे वाला इकट्ठा कर लीजिए। तो आई का तो अकेला है, तो हो जाएगा यू cos थीटा गुणे टी, ये टी से गुणा कर दो। अब ये बाहर लगा दो क्या, आई कैप, चलो ठीक है। यहाँ आई कैप अकेला है और कहीं आई कैप है नहीं, और जे कैप वाले इकट्ठा कर लो। अब प्लस लगाओ, प्लस में क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा जे कैप, सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा बच्चों। जे कैप भी बाहर लगाएंगे, इसके तरीके से इसे भी बना रहे हैं। इतना हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और बाहर लगेगा बच्चों जे कैप। तो अब इसके जैसा हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसके जैसा हो गया बच्चों। जब इसके जैसा हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, आई का आई से तुलना कर सकते हैं, वाई का वाई से। तो हमारा एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो यहां तो और बात हमें बताना नहीं है, तो चलिए देखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के बच्चों हम तुलना करते हैं। तो हम पा रहे हैं x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी पा रहे हैं, या हाँ x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी पा रहे हैं। इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब बच्चों हमें लगता है फिगर की हमें आवश्यकता नहीं, अब हम साफ कर दे रहे हैं। फिगर संबंधी हर बात हम बता भी चुके हैं, और फिगर की आवश्यकता तो हमेशा, लेकिन ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा उसके बगैर। अभी बाद में फिर बनाना होगा, देखते हैं। तो ये यहां बच्चों कंप्लीट करते हैं। जैसे इतना आया, इस इक्वेशन से बच्चों p इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है x अपान यू cos थीटा, जरूरत पड़ता है। चलिए इसको अब यही छोड़ दे, x बराबर इतना आ गया। अब j का गुणांक y है और यहाँ j का गुणांक इतना है, इसका मतलब है y इक्वल टू बच्चों जो आ रहा है वो आ रहा है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन, दूसरा समीकरण आ गया। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका था थीटा एंगल पर, उसका एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ये आया बच्चों, इसका वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ये आया। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन करना है, तो ये समीकरण 1 से जो है टी की वैल्यू इसमें रखा जाए तो हमें इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो y इक्वल टू बच्चों हो जाएगा u साइन थीटा, और t के स्थान पे x अपान हो जाएगा u cos थीटा। चलिए इतना हो गया माइनस हाफ g, और t के स्थान में बच्चों हो जाएगा x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। यहां कहेंगे, चाहे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1,
मतलब जो ये एक्स अपान यू का थीटा रखा गया वो कहां से रखा गया है, इक्वेशन फर्स्ट से रखा गया है। यस फ्रॉम इक्वेशन 1 से रखा गया। चलिए बच्चों सफाई करते हैं। यू से यू कट जाएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो आएगा x tan थीटा। तो y इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा माइनस बच्चों जी एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना आया। तो यही बच्चों प्रक्षेप का पथ हो गया। और ये x और x में द्वि पावर है, y के टर्म में है, तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। प्रक्षेप ये पैराबोला वाला पाथ है। ये जो लोग लड़के मैथ पढ़ते हैं वो तो जान जाएंगे देखकर, लेकिन बायोलॉजी वाले नहीं जान पाएंगे, तो उन्हें माने कि यही परवलय का इक्वेशन आया है। तो परवलय का ये इक्वेशन बच्चों सर्वप्रथम इस कथन को सर्वप्रथम परवलय का पथ, प्रक्षेप का पथ, प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, इस स्टेटमेंट को सर्वप्रथम गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। तो आप बच्चों इतना उतार लें, फिर मैं कुछ आपको बताता हूं। तो हाँ बच्चों, हम लोग ले आए y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इतना बच्चों डेरिवेशन किए। अब डेरिवेशन किए तो यही हमारा पैराबोला का समीकरण है। तो इसको मैं लिखा हूं दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर वाई, मतलब ये एक्स और वाई के टर्म में द्विघात समीकरण, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण है। देयर इट रिप्रेजेंट्स, ये पैराबोला, देयर ये मतलब ये पैराबोला को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात दैट इज मतलब अर्थात दैट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, अर्थात प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, पैराबोला होता है। एक चीज और मैं जो बता चुका हूं वो सब ही लिखा रहा हूं। दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट टाइम प्रूव्ड बाय गैलीलियो, गैलीलियो की हो सकता है बच्चों स्पेलिंग थोड़ा सा फर्क हो, बहरहाल आप देख लीजिएगा। दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट टाइम प्रूव बाय गैलीलियो द्वारा इस कथन को सर्वप्रथम क्या किया गया था, सिद्ध किया गया था। ये जानकारी हमें देना था। तो आप इतना उतार लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें इसमें लिखाना है आपको। तो बच्चों ये कुछ मुख्य बिंदु हैं प्रोजेक्टाइल के संबंध में, जिसको मैं इकट्ठा करके लिख दिया हूं। बहरहाल ये हम बोल चुके हैं, फिर भी हम समझते हैं आप बच्चे आप लोग नोट बना रहे होंगे। ये बहुत अच्छा नोट हम बना रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य लिखिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उनका भी इंग्लिश एकदम क्लियर हो जाएगा और 1-2 महीने बाद उन्हें भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। यस, मेन पॉइंट देखा क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। तो ये जो उदाहरण है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2D का 2D मोशन का है। सेकेंड डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन, तो 2D मोशन ये कहलाता है, द्विविमीय गति हिंदी में कहा जाता है। तो ये 2D मोशन का उदाहरण है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी जानना है। और ये भी मैं बता चुका हूं, एक्सीलरेशन ax इक्वल टू 0। आगे लिखा है नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को, एयर प्रतिरोध को, हवा के अवरोध को, रुकावट को क्या माना गया है, नेग्लेक्ट माना गया है, तब ये बात सत्य है। फिर कह रहा है इसके कारण, ये भी बात मैं बता चुका हूं, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपको ध्यान देना, बहुत कीमती लाइन है। एक और, vertical velocity at peak point is 0. In projectile condition, vertical velocity at peak point is 0. तो
प्रक्षेप गति की दशा में हमेशा बच्चों जो पीक पॉइंट होता है वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होता है, वर्टिकल वाली वो 0 होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल वाली रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहता है। तो ये मुख्य बिंदु आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो परवलयाकार होता है, अब उस मेन फार्मूले की सहायता, उस मेन निगमन हमारा हो गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, तो अब उसकी सहायता से कुछ और कंसेप्ट को हम लोग इकट्ठा करेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी सेकेंड में जो वेलोसिटी है इसके बारे में अध्ययन किया जाए, और टी सेकेंड में बच्चों जो एंगल है वो कितना एंगल बनता है ये हम जानना चाहते हैं। टी सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाता है, टी सेकेंड बाद जो इनिशियल एंगल ये है रिजल्टेंट का पृथ्वी के साथ एक्स एक्सिस साथ जो एंगल थीटा है, वो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बचेगा, तो ये सब हमको ज्ञात करना और जानकारी इकट्ठा करना है। तो चलिए देखते हैं, तो पॉइंट पी पर देखते हैं, पॉइंट पी पर वेलोसिटी को vx माने एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और vx इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ux होता है, और आपको थ्योरी लिखाया गया है क्षैतिज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कभी वेरिएबल नहीं है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी यहाँ होगा, तो vx u cos थीटा के क्या होगा, बराबर होगा, ये यहाँ रखा है, आप समझे। फिर बच्चों हम वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज्ञात करना चाहते हैं, तो वर्टिकल के लिए क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हर जगह पे मैं y लगा दिया हूं ताकि ये पता चले कि ये वर्टिकल के लिए लिया गया है, तो वी वाई यू वाई के स्थान पे क्या होता है, यू वाई मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है आपका, तो वो कितना है, यू साइन थीटा है, और ए वाई जो एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर फेंकने पर जो है ऑब्जेक्ट तो ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन जो कार्य करता है वो नीचे की ओर कार्य करता है, तो जाहिर है कि माइनस उसी लिए आता है, तो माइनस जी टी हो गया बच्चों। ये वी एक्स अलग से निकालिए, वी वाई अलग से निकालिए। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे बच्चों, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू, अरे भाई वी एक्स वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा वी वाई वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर वी नहीं हो जाएगा ये। अब ये एंगल को हम मान लिए क्या, अल्फा मान लिए हैं, तो ध्यान दें, तो यहाँ वी एक्स वी वाई मैग्नीट्यूड में है, वेक्टर में नहीं है, तो वेक्टर बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, तो वी एक्स आई के वी वाई जे के। अब इनकी वैल्यू जो ऊपर हम निकाल चुके हैं वो यहाँ पे रखे हैं, और वी वाई हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे रखे हैं। तो टी समय बाद बच्चों जो ऑब्जेक्ट प्रक्षेप का प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी हो रहा है वेक्टर v इक्वल टू यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप हो गया बच्चों। तो रिजल्टेंट टी समय बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल गया, और टी समय बाद हम एंगल जानना चाहते हैं, वो एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाता है, तो इफ एंगल मेड बाई वी वेलोसिटी वेक्टर v मतलब ये वाला v विद ग्राउंड इज अल्फा, मतलब एक्स एक्सिस से जो उसका एंगल है वो कितना है, अल्फा है, तब क्या होगा, तो बच्चों tan अल्फा इक्वल टू अब हम लोग निकालेंगे। ध्यान दें, tan अल्फा के लिए बच्चों जब वेक्टर के रूप में i और j के रूप में लिखा जाए, तो इसी का tan अगर ज्ञात करना है, इसी से निकालना है, तो j का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप, कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप का गुणांक जो कि फिगर में दिख रहा है u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन i कैप का गुणांक बच्चों हो जाएगा u cos थीटा। और इसे सफाई से लिखना चाहे तो मैं समझता हूं अब मुझे यहाँ के लिए फिगर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे हटा रहा हूं, तो ये चीज देखें बच्चों डायरेक्शन के लिए, तो यस, तो यहां हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू इसका u cos थीटा अलग अलग कर दे, दोनों हर अलग कर दे, ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा।
तो यू सी यू यहाँ कैंसिल, साइन थीटा अपान cos थीटा, ये हो जाएगा क्या, tan थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा माइनस जी टी अपान यू cos थीटा। तो बच्चों टी समय बाद अगर कोई आपसे एंगल पूछे तो ये फार्मूला उपयोगी है। मैं कह रहा हूँ बोर्ड लेवल पे उतना जरूरी शायद ना हो, लेकिन अगर फिजिक्स से आगे जुड़ा रहना है, बीएससी करना है, कंपटीशन तैयारी करना है, तो जाहिर है इस सब का गहराई से अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो बच्चों आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके आगे हम पढ़ाने की स्थिति में आज नहीं लग रहे हैं। हमें अब यही चीज आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में अब छोटे छोटे, जैसे एक डेरिवेशन यहाँ की है, इसी प्रकार से बहुत से प्रोजेक्टाइल का अध्ययन, टाइम पीरियड का अध्ययन करना है, रेंज का अध्ययन करना है, बहुत सारे अभी कंसेप्ट यहाँ बाकी हैं जो डेरिवेशन करना है। अब कल एक दिन और इसमें लगेगा, उसके बाद अगला तब इसके प्रॉब्लम हल किया जाएगा। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।